हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपके पास टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो नई नई पढ़ेंगे। जैसे कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वो पूरे का पूरा एक कंट्री नहीं है। ये एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या है ये पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म आखिर होता क्या है। तो नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हमारा राइज होता है। तो उसका आंसर क्या होगा। नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, हमारी एक ऐसी फीलिंग्स है जिनको हम बोलते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन के लिए ये हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो मेरे तरफ से ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर नेशन मतलब कि इंडिया के लिए ही रहेंगी। ये किसी और कंट्री के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आप कनाडा चले गए और कनाडा का इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो ऐसा नहीं होगा। तो एक दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, इसमें एक और चीज आएगी कि गेनिंग एंड मेंटेनिंग द नेशन सॉवरेनिटी। सबसे पहले क्या है, हमें उस देश को या तो आजाद करवाना है या उस देश की जो आजादी है उसको बरकरार रखना है। और ये होगा कैसे, सिर्फ और सिर्फ होमलैंड के बारे में। होमलैंड मतलब कि जहां पे मैं रहता हूं, जहां का मैं सिटीजन। इस बात को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उसके आगे हमारे पास अभी यूरोप के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जिनमें से सबसे पहले यूरोप एक पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट है जो हम पहले ही बात करके हटे हैं। इसमें 50 सोवरेन कंट्रीज जो है वो अलग अलग कंट्रीज हैं, और 6 जो कि लिमिटेड रिकॉग्निशन के साथ है। वो जिनके पास अभी पूरी आजादी नहीं है, उनके किसी ना किसी मैटर पे अभी भी किसी और कंट्री का इंटरफेरेंस होता है। इसके बाद इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग जो है वो रहते हैं। जैसे कि रशियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, इंग्लिश है, स्पेनिश, पॉलिश, यूक्रेनियन, रोमानियन, डच। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वाले लोग वहां पे रहते हैं। आगे जो है हमारे पास अभी एक और बहुत सा इंटरेस्टिंग प्रिंट है। हम इस प्रिंट का जो नाम है ना वो बिल्कुल याद रखेंगे। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये एक प्रिंट है। सबसे पहले इस प्रिंट को बनाया किसने, इस प्रिंट को बनाया गया बाय एन आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो। इस आर्टिस्ट ने इस प्रिंट को बनाया। तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं इसमें हम जो पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस प्रिंट में क्या है, सिंबल्स यूज किए गए हैं। दूसरी बात, इस प्रिंट में कितने भी सिंबल्स यूज किए हैं वो सभी किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि हमारे पास एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। ये क्या है बेटा, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब हमें पता ही है, फ्रीडम। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब के फ्रीडम का कोई सिंबल, फ्रीडम का कोई प्रतीक मान लो, जिसको बनाया गया है यहाँ पे। अगर दूसरी चीज हम यहाँ पे देखें तो हमें ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में कोई चीज दिखाई दे रही है। तो ये बेटा क्या है, ये चार्टर एक्ट है जिसमें सभी लोगों के, सिटीजन्स के राइट्स जो हैं वो इनमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे उसने एक हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है। ये जो टॉर्च है, दिस इज टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, मींस ज्ञान की प्राप्ति, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति के आजाद होना, फ्रीडम लेना। ये क्या है, ये उनका जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम बिल्कुल जो है वो याद रखेंगे। इसके अलावा हम जो यहाँ पे देखेंगे वो क्या चीज आएगी बच्चा, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, होमेज पे कर रहे हैं। किसको होमेज पे कर रहे हैं बेटा, इसको हमें याद रखना है।
वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे बेटा, कि ये लोग जो हैं ये होमेज इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आजाद हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है, फ्रेडरिक सोरो ने इसमें क्या चीज दिखाई है? उटोपियन विजन दिखाया है। अभी वो उटोपियन विजन है क्या? एक्चुअल में उटोपियन विजन क्या होता है? उटोपियन विजन वो विजन है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में जरूर है कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना कुछ होगा या ऐसा होना चाहिए। इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल याद से इसको रखेंगे अपने पास, ठीक है ना? और साथ में यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं कि सभी कंट्रीज ने अपने अलग अलग जो झंडे हैं वो पकड़े हुए हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ है, अलग अलग अपनी नेशनल ड्रेसेस जो है वो भी पहनी हुई है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अपना झंडा पकड़ के जाते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस बात को हमें बिल्कुल याद रखना है कि ये किसी ना किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में हमें बहुत सारे स्कैटर्ड जो है वो दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीजें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। ये चीजें क्या है? ये चीज एब्सोल्यूटिस्ट जो वहां का पहले राज्य थे, किसी किंग का राज था या डेस्पोटिज्म था या कोई भी ऐसा राज जो तानाशाह था, ठीक है ना, जो किसी की सुनता नहीं था, तो वो सारे राज के क्या है, ये फॉसिल्स हैं, ये उनके बचे हुए अवशेष हैं, कि क्योंकि अब वहां पे ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अभी क्या है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक नेशन जो कि बिल्कुल आजाद है, और रिपब्लिक या डेमोक्रेसी आ चुकी है। तो इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम अपर पार्ट पे चलते हैं। अपर पार्ट में यहाँ पे एक हमें जीसस क्राइस्ट दिखा रहे हैं, और साथ में और बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये एंजल्स जो है, ये जो जीसस क्राइस्ट है, ये किस चीज का सिंबल है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें इसको बिल्कुल याद रखना है कि ये सिंबल है फ्रेटर्निटी का। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, ठीक है ना, कि हम सभी लोग एक से हैं। इस चीज को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें जो है वो देखेंगे। जैसे कि थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिस्ट जो इसका था फ्रेडरिक सोरो था। ईयर जो है वो 1848 में बनाया गया ये प्रिंट। दूसरा, इसमें उटोपियन विजन दिखाया है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लोगों के माइंड में है कि ये एक दिन होना चाहिए या होगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिंबल्स, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चार्टर एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, बर्निंग टॉर्च इन वन हैंड, shattered of absolute and dictatorship, flags of different countries and their dresses, ये चीजें दिखाई गई है। इसके अलावा और क्या चीज है? जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग जो लोग हैं कंट्री के, वो क्या कर रहे हैं? फ्लैग लेके मार्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे? यूएसए और स्विट्जरलैंड के लोग सबसे आगे हैं। फिर हमें फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग भी एक साइड पे दिखाई दे रहा है, और हमें जर्मन का जो ब्लैक रेड एंड गोल्डन कलर का फ्लैग था वो भी हमें दिखाई दे रहा है। फ्रांस, फिर अमेरिका, फिर स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, ये लोग जो है वो कॉन्टिन्यूस एक के पीछे एक लगे हुए हैं, जो कि अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? दे आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे अपर पाथ जो है वो जीसस क्राइस्ट और एंजल, सिंबल ऑफ द फ्रेटर्निटी। इसके अलावा बेटा हमारे पास अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका, इसका जो टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन 1789। इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में भी पढ़ा है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के रख देंगे। जैसे कि बेटा किसी भी कंट्री को क्या करना पड़ता है? अपनी कोलेक्टिव यूनिटी दिखानी पड़ती है। तो कोलेक्टिव यूनिटी दिखाने के लिए क्या होगा? हमें किसी ना किसी सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। फ्लैग की जरूरत पड़ सकती है, हमें नेशनल एंथम की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है
वो क्या है? वो एक कंसेप्ट है ला पैत्रे। ये क्या है? ला पैत्रे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है द फादरलैंड। दूसरा बेटे क्या है? ली सिटियोन, जिसका मतलब है द सिटीजन्स। लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, वो लोग अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद देयर फादरलैंड, कि हम लोग एक ही कंट्री के सिटीजन्स हैं। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? द फ्रेंच ट्राई कलर रिप्लेस्ड रॉयल सेंटर। जो पहले से लुइस 16 का जो फ्लैग था वो चल रहा था, अभी उसको रिप्लेस कर दिया गया। जो फ्रेंच का एक 3 कलर का, 3 रंग का जो है वो एक फ्लैग बनाया गया। इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट है, नेशनल असेंबली जो है उसको रीनेम कर दिया गया। अभी उसका नेम जो है स्टेट जनरल रख दिया गया। नेशनल असेंबली आपको याद होगा, जब लुइस 16 को भगा दिया गया था या उसको मार दिया गया था, तो उसके बाद जो है वहां पे एक नेशनल असेंबली बनाई गई थी, जो कि मिलकर सभी चीजों का क्या करते थे? डिसीजन लेते थे। अभी हमारे पास पांचवा पॉइंट है, न्यू हाइम्स, ओथ्स, ये सारी चीजें बनाई गई। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे कंट्री में कोई भी नेता हो या कोई भी सिविल सर्विस वाला हो या कोई भी, मान लो कि कोई आईपीएस हो, कोई आईएएस हो, वो सभी लोग क्या करते हैं? वो लोग जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो वो ओथ लेते हैं अपने देश के नाम पे कि हम अपना काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से करेंगे। तो अभी क्या किया गया, फ्रांस के नाम पे बहुत सारी जो अलग अलग चीजें हैं वो चीजें, ओथ्स बनाई गई कि यहाँ के लोग जब कोई भी ज्वाइन करेगा, सिविल सर्विसेज को करेगा या किसी और चीज को ज्वाइन करेगा, कोई मिनिस्टर होगा, तो वो क्या करेंगे? पहले ओथ लेंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी बनाई गई, जो कि अभी फ्रांस के नाम पे, क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिक्स जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिफॉर्म लॉज। इसमें क्या चीज की गई कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ध्यान से देखा गया कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया जाए। वहां पे जो लॉज हैं वो सभी लोगों के लिए इक्वल होने चाहिए। किसी भी बंदे के लिए ये नहीं होना चाहिए कि अमीर के लिए अलग से लॉस बन रहे हैं और गरीबों के लिए अलग से लॉस बन रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सभी के सभी लोग सेम जो लॉ है उसको फॉलो करेंगे और पूरे के पूरे कंट्री में एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। सेवंथ जो हमारा पॉइंट है वो है एबोलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज एंड मैनोरियल ड्यूज। तो इस चीज को भी हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये चीज क्या है। एबोलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज मतलब कि देश के अंदर जितनी भी इंटरनल ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह लग रहे थे, अभी वो सभी को कम कर दिया गया या बंद कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे मैनोरियल ड्यूज, बेटा ये हमें बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि 9th में हमने मैनोर पढ़ा था। मैनोर क्या होता है? मैनोर वो प्लेस है जहां पे लैंडलॉर्ड रहता है। तो जो किसान लोग थे, फार्मर्स थे, उनको उनके खेतों में भी काम करना पड़ता था, घर पे भी काम करना पड़ता था। इसके अलावा उनके मैनोर के लिए भी कुछ देना पड़ता था। तो वो क्या है? उसको मैनोरियल ड्यूज बोला जाता है, जो कि अभी बिल्कुल खत्म कर दिए गए। अभी हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। मतलब कि एक तरह का वेट और मेजरमेंट जो है उसको भी लागू किया गया कि पूरे के पूरे देश में एक ही तरह का वेट और मेजर चलेगा। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? यूज ऑफ फ्रेंच एज कॉमन। फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको अभी क्या किया गया? कॉमन लैंग्वेज बनाया गया कि लोग जो है वो अभी फ्रेंच को यूज करेंगे, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ पेरिस में यूज की जाती थी। लेकिन अभी क्या है, वहां पे जो रीजनल डायलेक्ट्स है, मतलब कि जो लोकल लैंग्वेजेस है, जो अलग अलग रीजन में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस है, उनको खत्म किया गया, उनको कम किया गया, उनको डिस्करेज किया गया कि ये ना बोली जाए। इसकी जगह पे जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाए। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच आर्मीज टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म।
बेटा इस चीज को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि फ्रेंच आर्मीज ने ये सोच लिया कि अभी क्या है, ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारी किस्मत है कि हम पूरे के पूरे यूरोप को इस तरीके के डेस्पोटिज्म से या लोगों के जो रूल्स गलत तरीके से चला रहे हैं उन सभी को उन राजाओं से या उन किंग से बिल्कुल आजाद करवाएं। ये उन्होंने आर्मीज ने अपनी एक डेस्टिनी मान ली। तो इस चीज को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। साथ ही में बेटा ये आपको याद होगा, जैकोबिन क्लब्स के बारे में भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे वहां पे जैकोबिन क्लब्स बनाए गए। अभी जैकोबिन क्लब्स है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है बेटे, जैकोबिन क्लब्स एक ऐसे क्लब्स थे जो कि रेवोल्यूशन कर रहे हैं। रेवोल्यूशन मतलब के राजे के खिलाफ या कोई भी कोई गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ वो क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। उन्होंने अपने क्लब्स बनाए, वहां पे वो प्लानिंग करते थे कि कैसे रेवोल्यूशन करना है या कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। और साथ में हमारे पास फिफ्थ जो टॉपिक है यहाँ पे 1790 1790 में क्या किया गया, फ्रेंच आर्मीज जो है वो अलग अलग जगह पे जाना शुरू कर दिया। हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, सभी जगह उन्होंने मूव करना शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम सभी को आजाद करवाएं। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। बेटा यहाँ पे हमने जितने भी पॉइंट्स किए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट फ्रेंच पीपल डिड टू शो देयर कलेक्टिव यूनिटी, तो आप अगर ये पॉइंट लिखाते हो तो आपको कोई भी नंबर लेने से नहीं रोक सकता। अच्छे मार्क्स आप जो है वो पूरे के पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 और सिविल कोड ऑफ 1804। बेटा नेपोलियन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 अगस्त 1769 से लेके 5 मई 1821। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे नेपोलियन के बारे में और कोई बातें नहीं करने वाले। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोड की बात करेंगे कि उसने क्या चेंजेस किए, उसने कौन कौन सी नई चीजें चलाई या उसने क्या कुछ किया, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट है वो क्या है, वो है रिटर्न ऑफ मोनार्ची एंड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। बेटा हमें ये याद होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था, वहां पे मोनार्ची खत्म करके डेमोक्रेसी शुरू कर दी थी। लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। अभी क्या किया उसने, मोनार्ची दोबारा से शुरू कर दी, क्योंकि वो अभी अकेला रूल करेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है मोनार्ची हुआ, क्योंकि वो अलग ही अकेला ही राजा है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जहां वो आया तो उसने वहां पे अपने अपने लोगों को लगा दिया कि भाई आप यहाँ पे रूल करोगे, आप यहाँ पे रूल करोगे, आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किए गए ताकि लोगों की परेशानियों को किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जाए। तीसरी बात, रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको प्रिविलेजेस मिली हुई थी, क्योंकि उनका जन्म जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में हुआ है, तो उनको किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सारे का सारा जो टैक्स था वो थर्ड स्टेट देती थी। तो लेकिन अभी यहाँ पे क्या किया गया, अभी वो सारी प्रिविलेजेस खत्म कर दी गई, सभी इक्वल हैं, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज को याद रखना। फोर्थ जो पॉइंट है वो है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। जो इक्वेलिटी है लॉ के सामने वो इक्वल कर दिया गया कि अभी कोई भी अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई सिंपल बंदा है, अगर कोई भी कोई क्राइम करेगा तो उसको इक्वल जो पनिशमेंट है वो मिलेगी। और एक और चीज कर दी गई कि राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया कि अभी लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर सकते हैं, लेकिन ओन द प्रॉपर्टी। इस चीज को हमें याद रखना है। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है बच्चा वो क्या है, वो है एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। बेटे हमें ये याद रखना चाहिए फ्यूडल सिस्टम जो है वो क्या है। फ्यूडल सिस्टम एक रिलेशनशिप होता है किनके बीच में, ये रिलेशनशिप जो है ये पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। मतलब कि यहाँ पे भी क्या किया गया, पीजेंट्स को उससे फ्री कर दिया गया।
अभी उनको कोई मेमोरियल ड्यूज देने की जरूरत नहीं है, कोई बंधवा मजदूर बन के उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, कोई ये नहीं है कि पक्का वो वहीं पे काम करेंगे और कहीं पे वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले सारा कुछ था। तो अभी वो सारा कुछ खत्म कर दिया गया। इसके बाद रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, गिल्ड क्या होता है बेटे? गिल्ड होता है ग्रुप या फिर यूनियन। क्योंकि देखो हमारे अपने आसपास के घर में और घर में नहीं बल्कि हमारे आसपास में पड़ोस में देखें तो वहां पे बहुत सारी यूनियन होती है किसान यूनियन, टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन। तो वो ये सारी की सारी जो यूनियन है ये क्या है? गिल्ड है। ये क्या करते हैं? एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमारे लोगों को ये राइट्स चाहिए। तो पहले गिल्ड्स पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो नहीं बना सकते, लेकिन अभी नेपोलियन ने क्या किया कि भाई आप लोग अपने गिल्ड्स बनाओ, अपने ग्रुप्स बनाओ, नो प्रॉब्लम, आप मुझसे कभी भी डिमांड कर सकते हो। तो ये चीज कर दी गई। और सेवंथ जो पॉइंट था वो क्या किया गया? इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन था, एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं अच्छे तरीके से, मतलब कि किसी ट्रेड की बात है ना जल्दी से कर सके, ताकि ये नहीं है कि भाई एक बंदा अभी आज तुरा तो 2-3 दिन बाद पहुंचेगा, फिर बात करेगा, फिर वापस आएगा, फिर बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंप्रूवमेंट की गई ताकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों तेज हो सके और साथ ही में ट्रेड भी तेज हो सके, क्योंकि अगर ट्रेड जो है वो ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी होगी। एट्थ जो पॉइंट है वो क्या है? यूनिफॉर्म लॉज, वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी जो है वो यहाँ पे शुरू कर दी गई। बेटा वेट्स एंड मेजर मैंने बोला था कि हम अभी पढ़ेंगे, तो हम अभी पढ़ेंगे इस पॉइंट में कि कौन कैसे तरीके से वेट एंड मेजर्स पहले डिफरेंट थे, अभी उनको कैसे चेंज किया गया, तो ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो और एक और चीज की गई, कॉमन नेशनल करेंसी बना दी गई। पहले क्या थी? अलग अलग तरह की जो करेंसी थी वो यूज की जा रही थी, लेकिन अभी क्या किया गया? एक ही तरह की करेंसी को चलन में लाया गया। और एक और चीज बेटे की नेपोलियन ने, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। जैसे कि हमारी पूरी की पूरी जो कंट्री है वो क्या है? 28 स्टेट्स में डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे नेपोलियन ने क्या किया? उसको 39 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? इसको भी हमें बिल्कुल याद रखना है। तो ये कन्फेडरेशन मीन्स एक पूरा ग्रुप बना दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक आपकी बुक में 7 नंबर पेज पे बहुत छोटा सा नीचे दिया हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जब फ्रेंच आर्मी अलग अलग जगह पे आनी शुरू हुई, जैसे कि होलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सो, फ्रेंच आर्मीज ने वहां पे आके काम करना शुरू किया। वो उन्होंने भी खुद वहां पे भी रूल करना शुरू कर दिया। तो पहले तो लोग बहुत मिक्स थे कि मतलब कुछ तो बोल रहे थे कि भी हाँ भी बहुत अच्छा हुआ ये लोग आ गए हैं, हमें आजाद करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं यार ये लोग आए हैं तो अभी ये खुद हमारे पे राज करेंगे, हमारा जो रूल है वो लोगों का अभी तक नहीं आएगा, तो अभी फ्रेंच आर्मी जो है वो हम पे रूल करेगी। लेकिन वही चीज हुई कि अभी क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी ने जब खुद रूल शुरू करना किया तो उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, सेंसरशिप लगा दी गई न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे। इसके अलावा फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन वो भी शुरू हो गई। तो ये चीज क्या थी कि फ्रेंच आर्मी खुद पूरे के पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहती थी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अभी जो फ्रेंच आर्मी है उन्होंने खुद ये काम करना, खुद रूल्स करना, खुद टैक्सेशन लगाना शुरू कर दिया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो वहीं पे खत्म होता है। अगले जो नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के हमारे जो 2 टॉपिक थे वो हमारे टॉपिक थे, एक तो हमने जो प्रिंट है उसकी डिटेल की, और दूसरा जो है वो हमने आइडिया ऑफ द नेशन, ये टॉपिक को आज कवर किया है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है अगले 2 टॉपिक्स के बारे में भी जरूर देखें। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।